हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1। हमने शुरू की हुई है अपनी 6th यूनिट यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एंट्रोपी ऑफ वाटर के बारे में, या फिर बात करेंगे हम एंट्रोपी ऑफ स्टीम के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारी जो एक्सपेंशंस होती है, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम के बारे में, या फिर वो बात कर सकते हो आप मेथड ऑफ हीटिंग के बारे में। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मेथड ऑफ हीटिंग, मेथड्स ऑफ हीटिंग, मेथड्स ऑफ हीटिंग, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपेंडिंग द स्टीम एंड एक्सपेंडिंग द स्टीम। ये हमारा टॉपिक है। हमने बात करनी है मेथड ऑफ हीटिंग एंड एक्सपेंडिंग द स्टीम के बारे में। तो ये हमारे पास क्या होती है? 6 प्रकार के मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं हमारी स्टीम को। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग। फर्स्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग, कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग। सेकंड है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन और कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। थर्ड है हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंशन, टेम्परेचर एक्सपेंशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। फोर्थ हमारे पास है हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। ये हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ हीटिंग, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपेंडिंग द स्टीम के अंदर, कि हमारे पास है कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन, कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंशन, और फोर्थ हमारे पास है हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट है रिवर्सिबल। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और लास्ट हमारे पास है थ्रोटलिंग प्रोसेस। लास्ट है थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो ये 6 हमारे पास क्या है? ये है मेथड ऑफ हीटिंग। आप इनको बोल सकते हो मेथड ऑफ हीटिंग, या फिर बात कर सकते हो एक्सपेंडिंग द स्टीम। ये एक्सपेंशन करवानी है हमें स्टीम से। तो 6 मेथड होते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन, कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंशन, हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और लास्ट हमारे पास है थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो हम सबसे पहले हमारे जो इंपॉर्टेंट है, हम उन टॉपिक्स पे बात करते हैं, उन एक्सपेंशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, कि हाइपरबोलिक एक्सपेंशन क्या होता है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होता है, और थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरबोलिक एक्सपेंशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरबोलिक एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। शुरू करते हैं हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। फर्स्ट है हमारा हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, कि हाइपरबोलिक एक्सपेंशन क्या होता है, कि हम बात करेंगे हाइपरबोलिक एक्सपेंशन के बारे में। तो क्या है? द प्रोसेस PV इज इक्वल टू C, PV इज इक्वल टू C is known as hyperbolic expansion,
हाइपरबोलिक प्रोसेस बोल देंगे। जो भी हमारी PB इज इक्वल टू यानी कि प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम हाइपरबोलिक प्रोसेस। ये हमारी कौन सी प्रोसेस होगी, हाइपरबोलिक प्रोसेस। हाइपरबोलिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, PB इज इक्वल टू C। द हाइपरबोलिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को, हाइपरबोलिक प्रोसेस को हम किस क्या नाम से बोल सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कि जो हमारी हाइपरबोलिक प्रोसेस है यानी कि PB इज इक्वल टू C, इस प्रोसेस को हम किसी और नाम से भी जान सकते हैं, उसका नाम क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो किस नाम से जान सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। और इसमें क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये क्या करता है, लाइक ए गैस इन रीजन, ये हमेशा किसमें रहता है, स्टीम फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टीम में। तो एक बार फिर से देख लो, हमने क्या बात की हाइपरबोलिक एक्सपेंशन के बारे में कि हाइपरबोलिक एक्सपेंशन क्या होता है, द प्रोसेस PB इज इक्वल टू C, कि जो भी हमारी प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर जो PB इज इक्वल टू C है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपरबोलिक प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक प्रोसेस। ठीक है। इसी प्रोसेस का एक और नाम होता है जिसको हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से। किस नाम से जानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारी स्टीम है वो स्टीम बिहेव करती है लाइक ए गैस। जो हमारी स्टीम है वो बिहेव करती है लाइक ए गैस। गैस की तरह क्या करती है, बिहेव करती है हाइपरबोलिक एक्सपेंशन के दौरान। किसके दौरान, हाइपरबोलिक एक्सपेंशन के दौरान। तो ये तो हमने बात की हाइपरबोलिक एक्सपेंशन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड एक्सपेंशन के बारे में। सेकंड हमारे पास कौन सी है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में। हमारा सेकंड पॉइंट है शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, देखो, द एडियाबैटिक प्रोसेस में बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो भी हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी। कि जो भी हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कि जो भी हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। द रिवर्सिबल एडिया प्रोसेस इज नॉन एज आइसेंट्रोपिक। जो भी हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। लेकिन कोई ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जिस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। जिस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो हमने क्या किया कि सेकंड पॉइंट है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो जो भी हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है दो तरीके की, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल देते हैं। और कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिस प्रोसेस के अंदर अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, जिस प्रोसेस के अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल वो कौन सी होगी, आइसेंट्रोपिक जो भी प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर फ्रिक्शन की मात्रा होगी, फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। वो कौन सी प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड प्रोसेस के बारे में, यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में। थर्ड प्रोसेस है हमारी
थ्रोटलिंग प्रोसेस। थर्ड है हमारे पास थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस, तो देखो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है। The throttling process occurs when steam is expanded through a small aperture in case of throat or nozzle। कि हमारी जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है, ये थ्रोटलिंग प्रोसेस के अंदर जो स्टीम एक्सपेंड होती है हमारी नोजल में। कहां पे एक्सपेंड होती है? नोजल पे। जो भी हमारी स्टीम एक्सपेंड होगी, स्टीम हमारी एक्सपेंड होगी वेसल के अंदर, वो एक्सपेंड कहां पे होगी? नोजल पे। किस पॉइंट पे होगी? नोजल पे पॉइंट पे। इसके अंदर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो वर्क इज डन। इस प्रोसेस के अंदर किसी भी प्रकार का वर्क नहीं होता। नो वर्क इज डन, किसी भी प्रकार का वर्क नहीं होता थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान। देयर इज नो हीट सप्लाई, और किसी भी प्रकार की जो हीट है वो भी सप्लाई नहीं होती। देयर इज नो हीट सप्लाई, और किसी भी प्रकार की हीट सप्लाई भी नहीं होती थ्रोटलिंग प्रोसेस से। एंड देयर इज नो चेंज इन टोटल हीट, और किसी भी प्रकार की जो टोटल हीट है, नो चेंज इन टोटल हीट में भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। इसके अलावा द टोटल हीट रिमेन्स कांस्टेंट, जो टोटल हीट होती है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। टोटल हीट रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो एक बार फिर से देख लो, हमने बात की थ्रोटलिंग प्रोसेस की, थ्रोटलिंग प्रोसेस में हमने क्या बोला कि जो भी स्टीम एक्सपेंड होती है वेसल के अंदर, वो एक्सपेंड कहां पे होगी? नोजल पॉइंट पे। कहां पे एक्सपेंड होगी? नोजल पॉइंट के। इसके बाद जो भी थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है, ड्यूरिंग प्रोसेस देयर इज नो वर्क डन। हमारी प्रोसेस के दौरान, जब भी हम थ्रोटलिंग प्रोसेस की बात करेंगे, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं होगा। देयर इज नो वर्क डन, नो हीट सप्लाई, ना तो वर्क होगा और ना ही क्या होगी? जो हीट है, हीट का ट्रांसफर होगा। इसके अलावा देयर इज नो चेंज इन टोटल हीट, जो भी हमारी टोटल हीट है थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान, उसके अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। टोटल हीट रिमेन्स कांस्टेंट, और जो भी टोटल हीट है वो रिमेन क्या रहेगी? कांस्टेंट, यानी कि जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान। तो ये तो हमने बात की हमारी एक्सपेंशन ऑफ स्टीम के बारे में। एक्सपेंशन ऑफ स्टीम बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो मेथड ऑफ हीटिंग। हमारे पास 6 प्रकार के मेथड थे, 6 प्रकार की क्या थी? एक्सपेंशन स्टीम थी। हमने 3 के बारे में बात की। हमने सबसे पहले बात की हाइपरबोलिक एक्सपेंशन के बारे में, कि जिसके अंदर जो PV इज इक्वल टू सी होता है उसको हम बोल देते हैं, PV इज इक्वल टू सी को बोलते हैं हाइपरबोलिक एक्सपेंशन। फिर हमने बात की रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या है कि जो भी एडियाबैटिक है वो 2 प्रकार की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक भी प्रोसेस बोलते हैं, और जो भी हमारी प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर किसी ना किसी प्रकार का फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर हमने बात की अपने थर्ड पॉइंट की, यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस की। थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या है कि जो भी स्टीम एक्सपेंड होगी वो होगी नोजल पॉइंट पे। इसके बाद थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान जब भी प्रोसेस शुरू होगी तो प्रोसेस में किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं होगा और ना ही हीट की सप्लाई होगी। इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो टोटल हीट है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। टोटल हीट रिमेन्स हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ स्टीम के बारे में, कि जो क्वालिटी ऑफ स्टीम है उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टीम। क्वालिटी ऑफ स्टीम, क्वालिटी ऑफ स्टीम। शुरू करते हैं। टॉपिक है क्वालिटी ऑफ स्टीम।
मेजरमेंट क्वालिटी ऑफ स्टीम, मेजरमेंट क्वालिटी ऑफ स्टीम, कि जो हमारी स्टीम है, स्टीम की क्वालिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बैरल क्लोरीमीटर का। हम किसका यूज करते हैं? बैरल क्लोरीमीटर, बैरल क्लोरीमीटर का, बैरल क्लोरीमीटर हम यूज करते हैं बैरल क्लोरीमीटर का। बैरल क्लोरीमीटर क्या होता है, हम बात करेंगे बैरल क्लोरीमीटर के बारे में कि दिस इज ए मेथड, ये क्या है, एक मेथड है जिसका हम यूज करते हैं फाइंडिंग करने के लिए। किसको फाइंड करने के लिए? जो हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन होती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए, ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए वेट स्टीम के अंदर, तब हम यूज करते हैं बैरल क्लोरीमीटर का। किसका यूज करते हैं? बैरल क्लोरीमीटर का। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज ए मेथड, this is a method which is used for finding dryness fraction of wet steam, कि जो हमारी वेट स्टीम होती है, वेट स्टीम के अंदर ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करने के लिए, जो हमारी वेट स्टीम है, वेट स्टीम के अंदर ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं बैरल क्लोरीमीटर। वो क्या होता है हमारा? बैरल क्लोरीमीटर। तो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करना चाहते हैं वेट स्टीम के अंदर, तो हम क्या करेंगे? To measure the quality of steam is collected through a sampling tube। हम क्या करेंगे? एक सैंपलिंग ट्यूब होगी हमारे पास, क्या होगी? एक सैंपलिंग ट्यूब। सैंपलिंग ट्यूब में हम क्या करेंगे? जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी ऑफ स्टीम है, उसको कलेक्ट करेंगे सैंपलिंग ट्यूब के अंदर। हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे सैंपलिंग ट्यूब के अंदर। दिस सैंपल स्टीम इज डिस्चार्ज इनटू कोल्ड वाटर, और जो हमने सैंपल के तौर पे स्टीम ली है, उस सैंपल को क्या करेंगे? हम डिस्चार्ज कर देंगे हमारे कोल्ड वाटर के अंदर, इन द वेसल। जो हमारी वेसल है, वेसल के अंदर कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर के अंदर हम क्या करेंगे? जो हमारी सैंपल ये है हमने स्टीम की, उसको क्या करेंगे? डिस्चार्ज कर देंगे थ्रू द फाइन होल्स। फाइन होल्स की सहायता से हम क्या करेंगे? डिस्चार्ज कर देंगे। हम क्या करेंगे? जो हमने सैंपल ली है, सैंपल स्टीम इज डिस्चार्ज to the cold water, discharge to the cold water। हम क्या कर देंगे? जो हमारा कोल्ड वाटर है वेसल के अंदर, हम उसमें डिस्चार्ज कर देंगे थ्रू द फाइन होल्स, थ्रू द फाइन होल्स। फाइन होल्स की सहायता से जो भी हमने सैंपलिंग स्टीम ली है, उस स्टीम को हम क्या कर देंगे? डिस्चार्ज कर देंगे। कहां पे डिस्चार्ज कर देंगे? कोल्ड वाटर के अंदर। कोल्ड वेसल होगा, वेसल के अंदर कोल्ड वाटर होगा, कोल्ड वाटर के अंदर जो हमारी सैंपलिंग स्टीम है, उस स्टीम को हम क्या करेंगे? डिस्चार्ज कर देंगे थ्रू फाइन होल्स। छोटे छोटे होल्स होंगे, उन होल्स की सहायता से हम क्या करेंगे? उसको डिस्चार्ज कर देंगे। द स्टीम गेट्स कंडेंस्ड एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी स्टीम है वो कंडेंस होगी, और उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज होगा। क्या होगा? स्टीम कंडेंस होगी, इसके बाद क्या है? जो हमारी स्टीम है, स्टीम क्या हो जाएगी? कंडेंस्ड हो जाएगी। स्टीम कंडेंस्ड हो जाएगी, और वाटर का जो टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? राइज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? राइज हो जाएगा। टेम्परेचर हमारा राइज हो जाएगा। द राइजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर कैन बी नोटेड विद द हेल्प ऑफ मर्करी थर्मोमीटर। और जो हमारी क्लोरीमीटर होगा, क्लोरीमीटर के अंदर क्या होगा? एक थर्मामीटर लगा होगा, जिस थर्मामीटर की सहायता से हम क्या करेंगे? जो भी हमारा टेम्परेचर राइज आया है, जो भी टेम्परेचर के अंदर राइज हुआ है, जितना भी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ है, उस टेम्परेचर को हम मर्करी थर्मामीटर की सहायता से क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे, और उस वैल्यू को, जो भी हमारे पास रीडिंग आएगी, उस रीडिंग्स को क्या करेंगे? हम नोटेड कर लेंगे। हम उसको क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। तो एक बार फिर से देखो, हमने बात की मेजरमेंट
क्वालिटी ऑफ स्टीम, हमने क्या करना है, जो क्वालिटी है स्टीम की उसको मेजर करना है। तो उसको मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे बैरल क्लोरीमीटर का। हम किसका यूज करेंगे, बैरल क्लोरीमीटर का। तो बैरल क्लोरीमीटर सबसे पहले क्या होता है, बैरल क्लोरीमीटर क्या है, एक मेथड है, एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करने के लिए वेट स्टीम के अंदर। हमारे पास वेट स्टीम है, वेट स्टीम के अंदर से हमने ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं बैरल क्लोरीमीटर का। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टीम को कलेक्टेड कर लेंगे, स्टीम को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे सैंपलिंग ट्यूब के अंदर। उसके बाद उस सैंपलिंग जो स्टीम है उसको डिस्चार्ज कर देंगे कोल्ड वाटर के अंदर, जो कि वेसल के अंदर है। वो भी किसकी सहायता से, फाइन होल्स की सहायता से, छोटे छोटे होल्स होंगे, उन होल्स की सहायता से जो हमारी सैंपलिंग हमने स्टीम ली है उस स्टीम को हम डिस्चार्ज करेंगे वेसल के अंदर। वेसल के अंदर क्या है, कोल्ड वाटर है, उसको कैसे डिस्चार्ज करेंगे, फाइन होल्स की सहायता से, फाइन होल्स होंगे उनकी सहायता से हम डिस्चार्ज कर देंगे कोल्ड वाटर के अंदर, वेसल के अंदर सैंपलिंग स्टीम को। उसके बाद क्या होगा, जब हमने स्टीम को जब हमारी स्टीम डिस्चार्ज हो जाएगी, डिस्चार्ज होने के बाद क्या होगी, स्टीम कंडेंस्ड हो जाएगी, स्टीम क्या होगी, कंडेंस होगी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है स्टीम का, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हम उस इंक्रीज टेम्परेचर का क्या करेंगे, इंक्रीज टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। किसकी सहायता से मेजर करेंगे, हमारे पास क्या होगा, मर्करी थर्मामीटर होगा, जो हमारा बैरल क्लोरीमीटर होगा। बैरल क्लोरीमीटर के अंदर क्या होगा, एक थर्मामीटर लगा होगा, थर्मामीटर पे जो भी रीडिंग आएगी, जब हमने टेम्परेचर को राइज किया, राइज करने के बाद जो भी रीडिंग्स आएगी उन रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। कहां से नोट करेंगे, जो मर्करी थर्मामीटर होगा उसके ऊपर जो भी रीडिंग्स आएंगी उनको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था मेजरमेंट क्वालिटी ऑफ स्टीम। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। यहाँ पे आपका ये 6 चैप्टर यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले स्टीम के बारे में बात की थी कि स्टीम क्या होता है, फिर हमने टॉपिक बात की फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, कि हम स्टीम कैसे बनाते हैं। हमने फेज के बारे में बात की थी कि सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, फिर वेपर फेज और स्टीम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसके अंदर बात की प्रॉपर्टीज जो थी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, कि स्टीम की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आपको बताया था कि 6 बेसिक प्रॉपर्टीज होती है स्टीम की, पी वी टी यू एस हमारी क्या थी, प्रॉपर्टी थी कुछ इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हमने बात की इस चैप्टर में। उसके बाद हमने बात की स्टीम टेबल के बारे में, जो भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जैसे लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट या फिर टोटल हीट ऑफ वाटर, टोटल स्टीम के बारे में। और हमने बात की हमारी जो एक्सपेंशन थे, मेथड थे, चाहे वो हाइपरबोलिक हो या फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो या फिर थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। लास्ट हमने बात की मेजरमेंट क्वालिटी ऑफ स्टीम के बारे में, कि हमारे पास बैरल क्लोरीमीटर होगा, उसकी सहायता से हम ड्राइनेस फ्रैक्चर को मेजर कर लेंगे। वेट स्टीम के अंदर सैंपलिंग ट्यूब होगी, ट्यूब के अंदर हम सैंपल लेंगे, उस सैंपल को हम डिस्चार्ज कर देंगे वेसल के अंदर, जिसके अंदर कोल्ड वाटर होगा। फाइन होल्स की सहायता से स्टीम कंडेंस होगी, वो कंडेंस होने की वजह से हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा स्टीम का, वो राइज हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस इंक्रीज टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्मामीटर लगा होगा, मर्करी थर्मामीटर बैरल क्लोरीमीटर के अंदर, उसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे।